नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मित्रों, हम पिछली वीडियो में संप्रभुता पर चर्चा की थी और हमने उसमें सामान्य बातें भी बता दी थी आपको। और इस वीडियो में भी हम संप्रभुता की पिछली वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक हम वहाँ पिछली वीडियो में देखा था हमने या पढ़ा था, उसके बाद आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था संप्रभुता अंग्रेजी शब्द सोवर्निटी का हिंदी रूपांतरण है। सोवर्निटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपरनेस से बना है, जिसका मतलब सर्वोच्च शक्ति है। ये दो बातें मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने आगे बताया था कि संप्रभुता के कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहता है। तो अब संप्रभुता के जो सिद्धांत हैं वो दो सिद्धांत है, ये भी हम चर्चा कर चुके थे पिछले, उसमें हमने टेबल भी बनाई थी कि दो सिद्धांत है। पहला एकलवादी सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में मोनेस्टिक थ्योरी कहते हैं। दूसरा बहुलवादी सिद्धांत, जिसको प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, बहुलवादी सिद्धांत प्लूरलिस्टिक थ्योरी कहते हैं। तो मैंने बताया था एकलवादी सिद्धांत कहता है संप्रभुता राज्य में निहित है और राज्य इसके कारण आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च, आंतरिक क्षेत्र में क्या होता है? सर्वोच्च, और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। ये एकलवाद की मूल थीम है, स्वतंत्र है। तो ये एकलवाद की मूल थीम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुलवादी वहाँ क्या कहते हैं? बहुलवादी कहते हैं संप्रभुता अकेले राज्य में निहित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज में अनेक समुदाय हैं, सभी समुदाय व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं, इसलिए संप्रभुता बटी होनी चाहिए। ये तो संप्रभुता के विभाजन की बात करते हैं। इस पर तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस पर पूरा हम देखेंगे भी। तो आप अभी इस पर तो एक लाइन ही समझ के छोड़ दीजिए। हम मेनली आते हैं एकलवादी सिद्धांत पर ही, जो क्या कहता है संप्रभुता राज्य में ही निहित है। इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च और बाह्य क्षेत्र में क्या रहता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। तो ये बेसिकली। फिर मैंने बताया था संप्रभुता का प्रयोग राज्य तो करता नहीं है, राज्य तो अमूर्त है। संप्रभुता के प्रयोग करने को लेकर इसकी तीन शाखाएं हैं। किसको लेकर? प्रयोग करने का। भाई संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है, इसको लेकर तीन शाखाएं हैं। पहली शाखा कहती है कार्यपालिका प्रयोग करती है, वो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत देती है। जो क्या कहती है? कार्यपालिका संप्रभुता का प्रयोग करती है। दूसरा कहते हैं संसद प्रयोग करती है, ये राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। फिर तीसरी शाखा थी जो कहती है जनता प्रयोग करती है, वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। तो ये बेसिक तो ध्यान रखना है कि एकलवाद की तीन शाखाएं। पहली कानूनी प्रभुसत्ता शाखा, इसको सकारात्मक कानून की शाखा भी कह देते हैं। सकारात्मक कानून का सिद्धांत चूंकि ये बल देते हैं। सकारात्मक कानून क्या होता है? शासक का आदेश ही कानून है, यही सकारात्मक कानून है। तो ये कानूनी प्रभुसत्ता वाले कहते हैं संप्रभुता राज्य में निहित है, प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका करती है। राजनीतिक प्रभुसत्ता वाले कहते हैं संप्रभुता राज्य में निहित है, प्रयोग संसद करती है। लोकप्रिय वाले कहते हैं नहीं, संप्रभुता राज्य में निहित है लेकिन प्रयोग जनता करती है। तो ये जनता की बात करते हैं, ये संसद की बात करते हैं प्रयोग करने को, ये बेसिकली कार्यपालिका की बात करते हैं। जो पहली शाखा है इसके जनक ऑस्टिन माने जाते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे समर्थक हैं। बोंडा, होब्स, ऑस्टिन, बेंथम, एच.एल. हर्ट, हैंस केल्सन, तो बहुत सारे हैं। ऐसे राजनीतिक जो प्रभुसत्ता है उसके जनक तो जॉन लॉक माने जाते हैं, लेकिन लिको, गिलक्राइस्ट, गार्नर, डाइसी भी समर्थन करते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के जनक रूसो माने जाते हैं, लेकिन इसके भी बहुत सारे समर्थक हैं। सिसरो, अल्थुजियस, पाडुआ, तो ये सारे समर्थक हैं। तो ये भी थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा टेबल के माध्यम से समझाने का यत्न भी किया था, और फिर मैंने कानूनी प्रभुसत्ता को स्टार्ट भी कर दिया था। अब मैं कानूनी प्रभुसत्ता के बारे में थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ। कानूनी प्रभुसत्ता, कानूनी प्रभुसत्ता को कई नाम इसको दे दिए जाते हैं प्रभुसत्ता का। एक तो सकारात्मक कानून का सिद्धांत भी कह देते हैं, सकारात्मक कानून का सिद्धांत। साथ में इसको प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा या प्रत्यक्षवाद कानून की अवधारणा, ये भी नाम दे दिया जाता है। इसके अनुसार क्या है? संप्रभुता राज्य में निहित है, लेकिन प्रयोग कौन करते हैं? संप्रभुता किस में निहित है? राज्य में। प्रयोग कौन करते हैं? निहित तो राज्य में है,
लेकिन प्रयोग कार्यपालिका करती है। प्रयोग कौन करेगा? कार्यपालिका। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके समर्थक कौन कौन हैं? समर्थक भी ध्यान रखना है, जो पिछली ही मैंने बताया भी था वीडियो में। पहला तो जीन बोडीन, जीन बोंदा, होब्स, थॉमस होब्स, ऑस्टिन, बेंथम, एच.एल. हर्ट, एच.एल.ए. हर्ट, हैंस केल्सन, जोसेफ रेज और साथ में सामंड और ब्लैकस्टोन को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये समर्थक है। इनमें से हमने दो की चर्चा पिछले वीडियो में की थी। तो मैंने जीन बोडीन के बारे में बताया था कि जीन बोडीन सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग करते हैं। इनकी बुक्स भी है, द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक का है, 1576 में इन्होंने लिखी थी। इन्होंने संप्रभुता की परिभाषा नागरिकों और प्रजाजनों पर सर्वोच्च शक्ति के रूप में दी थी, लेकिन ये शासक पर 5 प्रतिबंध लगा देते हैं। इसलिए जीन बोडीन के बारे में कहते हैं सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। फिर उसके बाद थॉमस होब्स आए थे, उन्होंने बोंदा के विचारों को आगे बढ़ाया था और शासक पर जो बोंदा ने प्रतिबंध 5 लगाए थे उनसे शासक को मुक्त कर देते हैं। वो कहते भी हैं, जो गृह युद्ध की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, कहते हैं प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। तब उनमें से एक मनुष्य खड़े होकर ये कहता है, मैं अपने अधिकार व शक्तियाँ इस व्यक्ति को सौंपता हूँ, शर्त यह है कि आप भी ऐसा करें। वैसे ही कहीं ना कहीं संप्रभु का उदय हो जाता है। तो संप्रभु की परिभाषा देते हैं संप्रभुता के नहीं, कहते हैं संप्रभु वह है जिसे समझौते के माध्यम से जनता ने अधिकार व शक्तियाँ सौंप दिए हैं। तो बेसिकली उस संप्रभुता की विशेषताएं तो बताते हैं, लेकिन परिभाषा नहीं देते। विशेषताएं क्या क्या बताते हैं? सर्वोच्च और निरंकुश है संप्रभुता, ऐसा होब्स कहते हैं। उसके बारे में वो त्रिकोण वाला उदाहरण भी देते हैं, कहते हैं त्रिभुज के 3 कोणों का मान चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में त्रिभुज को स्वीकार किया जाता है। फिर अदेय अविभाज्य की बात भी वो कर देते हैं और विधि का स्रोत भी किसको मानते हैं? संप्रभु को। लेकिन इन्होंने जो विचार दिए बेसिकली जीन बोंदा ने और होब्स ने, इन्होंने कहीं ना कहीं राजतंत्र में संप्रभुता बताने का यत्न किया। लोकतंत्र के संदर्भ में कानूनी संप्रभुता को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाले विचारक जॉन ऑस्टिन हैं, जो तीसरे नंबर पर लिखा है जॉन ऑस्टिन। और जॉन ऑस्टिन को ही कानूनी संप्रभुता का वास्तविक जनक मानते हैं। तो वास्तविक जनक कौन है संप्रभुता का, कानूनी प्रभुसत्ता का, संप्रभुता का? तो वह है जॉन ऑस्टिन। ये विधि शास्त्री थे ब्रिटेन के। तो आज हम इनके विचार और बाकी विद्वानों के विचारों के बारे में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के माध्यम से, इनकी बुक्स के माध्यम से थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। तो ये है जॉन ऑस्टिन का है चित्र है। तो आप जॉन ऑस्टिन को देख सकते हैं। लीगल पॉजिटिविज्म की अवधारणा दी थी, विधि सकारात्मकता की। तो वो इनकी जो किताबें भी हैं, पहली तो है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, ये 1832 की है। और दूसरी है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये 1863 की है, जो इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। इनकी मृत्यु तो 1859 में ही हुई थी जॉन ऑस्टिन की। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रकाशन हुआ था पुस्तक का। अब ये सर्वप्रथम चर्चा तो इस किताब में करते द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड में संप्रभुता की, लेकिन स्पष्ट व्याख्या इस पुस्तक में मिलती है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो कई बार आपको पुस्तकों में इसी का नाम मिलता है, इसका नहीं नाम मिलता, लेकिन आपको दोनों ही ध्यान रखना है। अब जॉन ऑस्टिन क्या करते हैं, संप्रभुता की पूरा विश्लेषण कैसे करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सुना देता हूँ। कहानी है, कहानी को कहानी के तरीके से लेंगे तो समझ भी आएगा। तो इसमें ध्यान रखना, कहते हैं संप्रभु एक जीता जागता श्रेष्ठ इंसान होना चाहिए। जीता जागता श्रेष्ठ इंसान होना चाहिए, जिसका संपूर्ण समाज या अधिकांश भाग स्वभावतः आज्ञा का पालन करना चाहिए। स्वभावतः का मतलब मन से पालन करना चाहिए। लेकिन वह संप्रभु या वो जीता जागता श्रेष्ठ इंसान दूसरे की आज्ञा पालन करने का आदी नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं ऑस्टिन, ऐसा समाज स्वतंत्र समाज है, ऐसा व्यक्ति संप्रभु है और संप्रभु का आदेश ही कानून है। फिर वो संप्रभुता की विशेषताएं बता देते हैं, कहते हैं संप्रभुता सर्वोच्च है, निरंकुश है, अदेय है, अविभाज्य है, स्थायी है। तो बेसिकली इस तरीके से विश्लेषण करते हैं जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन लोकतंत्र के संदर्भ में उन्होंने कहा ना कि स्वभावतः आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का आह्वान
कर रहे हैं, अपनी जो संप्रभुता की अवधारणा को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करते हैं। फिर मित्रों ध्यान रखना है, संप्रभु का आदेश ही कानून है, ये मूल रूप से कथन जॉन ऑस्टिन का ही है। जॉन ऑस्टिन को ही वास्तविक जनक मानते हैं कानूनी पुरुषत्ता का। तो इनका ये अद्भुत योगदान है, ये अद्भुत योगदान आपको ध्यान रखना चाहिए। और आज से कोई भी देश हो उसमें कहीं ना कहीं कार्यपालिका भी कानून का निर्माण करती है, वो सब कानूनी पुरुषत्ता के उदाहरण है। जैसे सिंपल अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं जॉन ऑस्टिन की प्रासंगिकता को स्पष्ट करता है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। फिर छोटे मोटे जैसे कानून है, ट्रैफिक संबंधी, यातायात संबंधी कानून, वो सब भी कहीं ना कहीं कार्यपालिका के आदेश से बनते हैं। कोविड में भी सारे कानून जैसे कार्यपालिका से बने कि भाई कब लागू करना है, क्या करना है। तो इस प्रकार के जो कानून हैं वो सकारात्मक कानून की श्रेणी में ही आते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया इनके बारे में। अगला थिंकरों के बारे में भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ये जर्मी बेंथम महोदय हैं, जो उपयोगितावाद के जनक थे। इन्होंने कहा था हमें सुख वाले कार्य करने चाहिए, दुख वाले कार्यों से दूर रहना चाहिए, किसी भी कार्य का आधार उद्देश्य नहीं परिणाम होना चाहिए। राज्य भी एक सुखवादी उपयोगितावादी संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि करना है। ये भी ऑस्टिन से प्रभावित होकर संप्रभुता का सिद्धांत देते हैं और कहते हैं विधि का स्रोत राज्य ही है। विधि का स्रोत क्या है? राज्य। लेकिन ये राज्य पर या शासक पर एक प्रतिबंध लगा देते हैं, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। तो इसलिए कहते हैं कि जो संप्रभुता संबंधी विचार है वो जीन बोदीन के समान है, जीन बोंदा के समान है। ये सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। ये जो चित्र देख रहे हैं, क्योंकि ये उपयोगितावादी थे तो कहते थे ये मृत शरीर की एकमात्र उपयोगिता यही है कि मेडिकल के छात्र उसका अध्ययन कर लें। तो मेडिकल के छात्रों ने इनका अध्ययन किया था, तो इनका आज भी कंकाल एक म्यूजियम में सुरक्षित रखा है। फिर उसके बाद जो है एक विद्वान हुए थे हेंस कैल्सन। हेंस कैल्सन ने द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पुस्तक लिखी थी। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ये हेंस कैल्सन ने लिखी थी। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ मैं बता देता हूँ अभी, फिर पीपीटी के माध्यम से भी हम कर लेंगे। 1934 में लिखी थी। इसमें इन्होंने कहा कि प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में किसने कहा? हेंस कैल्सन ने। ये थिंकर का नाम है हेंस कैल्सन। हेंस कैल्सन ये कहते हैं कि वास्तव में आज शुद्ध कानून के साथ साथ अशुद्ध कानून भी पाए जा रहे हैं। भाई एक तो संवैधानिक कानून है, उसके साथ साथ प्राकृतिक कानून, नैतिक कानून बहुत सारे उसको घेरे हुए हैं। तो ये पता करना मुश्किल हो गया कौन सा तो कानून संवैधानिक है, कौन सा नैतिक है और कौन सा ईश्वरीय कानून है। कहते हैं हमें अलग करना चाहिए, शुद्ध कानून की चर्चा करनी चाहिए, उन्हें प्राकृतिक कानून ईश्वरीय कानून से अलग करना चाहिए। तो यानी कि जो सकारात्मक कानून है हमें उन्हीं का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा बेसिकली इन्होंने कहा था। इसी के विचारों पर आधारित है H.L. हेट की पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। इसमें भी वही कहते हैं कि ग्रैंड मार्क का जो नियम है, मानकता के सिद्धांत के नियम को अपनाते हैं और कहते हैं कि हमें वास्तव में शुद्ध कानूनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। ऐसे जोसेफ रेज हैं जो इजरायली हैं, वो भी सकारात्मक कानून के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो अब हम एक एक करके पीपीटी के माध्यम से आते हैं और धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत हम चर्चा करते हैं। इस पर जानते हैं मित्रों, मैंने कहा ऑस्टिन एक ब्रिटिश विधि शास्त्री थे जिनका जीवन काल 1790 से 1859 था। इन्हें कानूनी प्रचुरता का वास्तविक जनक कहते हैं, यानी कि सकारात्मक कानून का सकारात्मक कानून, संप्रभु का आदेशी कानून को सकारात्मक। इनकी दो पुस्तकें हैं, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, जो दोनों के चित्र मैंने बताए, इसमें पहली बार चर्चा करते हैं सकारात्मक कानून की। दूसरी पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1863, इसमें वास्तविक व्याख्या, इसमें पहली बार चर्चा उसमें सकारात्मक कानून या संप्रभुता की वास्तविक व्याख्या तो सेकंड वाली किताब में लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में, लेकिन प्रारंभिक चर्चा किस में करते हैं? सबसे पहले चर्चा पहली पुस्तक में द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 में। अब विश्लेषण कैसे करते हैं तो सुन लीजिए। कहते हैं संप्रभु एक जीता जागता श्रेष्ठ इंसान होना चाहिए जिसकी आज्ञा का पालन संपूर्ण समाज या उसका अधिकांश भाग स्वभावतः करना चाहिए, परंतु ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति दूसरे की आज्ञा पालन करने का आदी नहीं होना चाहिए। ऐसा समाज स्वतंत्र समाज है, ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु है, संप्रभु का आदेश ही कानून है, संप्रभुता सर्वोच्च निरंकुश स्थायी अदेय अभाज्य सार्वभौम है। अब इस परिभाषा का देखते हैं। पहला तो क्या कहते हैं? संप्रभु एक जीता जागता श्रेष्ठ इंसान होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति होना चाहिए संप्रभु, कुर्सी नहीं होना चाहिए।
व्यक्ति होना चाहिए, कार्यपालिका वाला होना चाहिए, शासक होना चाहिए निश्चित, जैसे मोदी जी हमारे दिखाई देते हैं, राष्ट्रपति दिखाई देता है ऐसा। दूसरा कहते हैं जिसकी आज्ञा का पालन संपूर्ण समाज या उसका अधिकांश भाग स्वभावतः करना चाहिए, यानी कि वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक। दूसरी बात तो ये, एक जीता जागता इंसान, दूसरा लोकतांत्रिक। फिर क्या कहते हैं? ऐसा समाज स्वतंत्र समाज है, यानी कि ऐसा राज्य क्या है? संप्रभु है, और संप्रभु का आदेश ही कानून है। ये मूल कथन मैंने कहा ऑस्टिन का ही है, और ये कहते हैं उसका आदेश ही क्या है? कानून है। यानी कि अब मोदी जी क्या है? बेसिकली देखे जीते जागते श्रेष्ठ इंसान है। हम स्वभावतः उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। और ऐसा समाज क्या है? स्वतंत्र समाज हो गया। और ऐसा व्यक्ति क्या है? संप्रभु है, और संप्रभु का आदेश ही क्या है? कानून है। तो फिर आगे संप्रभुता की विशेषताएं बता देते हैं। सर्वोच्च, निरंकुश, स्थायी, अदेय, अविभाज्य, सार्वभौम। इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में भी की थी कि बेसिकली सर्वोच्च का मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है, निरंकुश का मतलब उसके आदेश पालन करने के नहीं, दंड मिलेगा आपको। उसके बाद निरंकुश के बाद है स्थायी है, परमानेंट है, उसको छीना नहीं जा सकता। अदेय का मतलब दूसरे को नहीं दे सकता। विभाज्य का मतलब बांटा नहीं जा सकता। सार्वभौम का मतलब उस पूरे क्षेत्र में है जहाँ तक उसका प्रभाव है। जैसे भारत है तो भारत के क्षेत्र में है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऑस्टिन ने कही थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बेसिकली इसकी प्रासंगिकता क्या है, मैंने बताया कि आज जो अध्यादेश भारत में जारी होता है, राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत करता है, राज्यपाल 213 के तहत करता है, और कहीं ना कहीं ऑस्टिन की कानूनी सकारात्मक कानून के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। फिर यातायात संबंधी नियम हो या कोविड संबंधी नियम हो, ऐसे नियम बेसिकली क्या है? सामान्य आदेश से बन जाते हैं शासक के। तो इसलिए कहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं किसका प्रतीक है? ये सब सकारात्मक कानून का प्रतीक हैं और कानूनी प्रभुसत्ता को स्पष्ट करते हैं। तो ये बातें सारी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं। अब ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना बहुलवादी करते हैं। जो लास्की जैसे बहुलवादी वो कहते हैं ये तो सारी शक्तियां राज्य को सौंप देता है, इससे निरंकुशता का भय बढ़ जाता है, वो उनकी आलोचना। लेकिन फिर भी आज के युग में, लोकतांत्रिक युग में भी कानूनी प्रभुसत्ता का जो महत्व है वो ऑस्टिन ने स्पष्ट कर दिया था। तो कहते हैं इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में भी कानूनी प्रभुसत्ता रह सकती है। इनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट विचारक पर, जर्मी बेंथम पर। जर्मी बेंथम मैंने कहा ना, उन्हें उपयुक्तावाद का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं? उपयुक्तावाद का जनक। उन्होंने क्या कहा था? हमें सुख वाले कार्य करने चाहिए, दुख वाले कार्यों से बचना चाहिए, और कार्य का आधार हमें परिणाम मानना चाहिए। और कहते हैं राज्य का भी प्रमुख कार्य अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख में वृद्धि करना है। तो ये बेसिकली वो राज्य को उपयुक्तावादी संस्था मान लेते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि वास्तव में राज्य ही कानून का स्रोत है, विधि का स्रोत है, लेकिन साथ में राज्य पर चूंकि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की नीति पालन करने का प्रतिबंध लगाते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो भी गोंदा की भांति सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। तो बेंथम भी किसकी बात करते हैं? सीमित प्रभुसत्ता की। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो राज्य पर कौन सा प्रतिबंध लगाते हैं? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख नीति का पालन करने का। अगला थिंकर जो हेंस केल्सन है, जिसकी चर्चा मैंने की थी आपको पहले भी, जर्मन ऑस्ट्रीय विधि शास्त्री, जर्मन मूल के हैं, और इन्होंने किताब लिखी थी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ 1934 में। कौन सी पुस्तक लिखी थी मित्रों? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। इसमें गुड नॉर्म्स या मानकता के जो है आदर्श मानक के सिद्धांत की अवधारणा देते हैं, और कहते हैं कि हमें आज संवैधानिक कानून की खोज करनी चाहिए, क्योंकि आज संवैधानिक कानून के साथ साथ ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून साथ में लग गए और उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है। भाई ये तो संवैधानिक कानून है, इसके चारों तरफ देखते हैं कि हमें क्या फैले हुए हैं, प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून। कहते हैं कि हमें केवल संवैधानिक कानून पर ही चर्चा करें और ये प्राकृतिक कानून वानून को सबको हटा दें। तो ये बेसिकली इससे हमें कानून का जो शुद्ध रूप है वो पता चलेगा, सकारात्मक कानून कौन सा है उसका पता चलेगा, और वही वास्तव में बाध्यकारी रहता है, वही वास्तविक कानून होता है। तो देखो उन्होंने कहा गुड नॉर्म्स की अवधारणा दी। संवैधानिक कानून के मूल की खोज के लिए आवश्यक क्या है? कि ईश्वरीय प्राकृतिक कानून को अलग किया जाए। किससे? संवैधानिक कानून से, सकारात्मक कानून से। फिर इन्हीं हेंस केल्सन से प्रभावित होकर H.L.A. हर्ट जो ब्रिटिश विधि शास्त्री थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, जिसका मैंने चित्र भी आपको बताया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ किताब लिखी थी। तो इन्होंने कहा था कि हमें कि गुड नॉर्म्स की अवधारणा को स्वीकार किया था, किसकी? हेंस केल्सन की। और इन्होंने कहा था
कि वास्तव में हमें भी संवैधानिक कानून से नैतिक कानूनों को, नियमों को अलग करना चाहिए और हमें संवैधानिक कानूनों पर बल देना चाहिए। तो ये भी बेसिकली कानून की शुद्धता की बात कर देते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को आगे 20वीं शताब्दी में बढ़ाने का काम करते हैं। फिर एक थिंकर हैं जोसेफ रेज, जो इजरायली मूल के हैं, जिन्होंने किताब लिखी द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल सिस्टम। ये भी हर्ट से प्रभावित होकर कानूनी प्रत्यक्षवाद की नींव रखते हैं। तो मित्रों, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी हैं, इसमें आपको कहीं भी संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने कानूनी प्रस्तुतता में आपको पहले क्या है सिंपल बताया, किसके बारे में, जीन बोंदा के बारे में, फिर होब्स के बारे में बताया, फिर आज हमने चर्चा की ऑस्टिन के बारे में चर्चा की। ऑस्टिन का पूरा मैंने आपको सकारात्मक कानून की अवधारणा बताई। फिर मैंने बताया कि उनकी 2 किताबें हैं। तो पहली तो कौन सी, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1832 है। उसमें तो वो आरंभिक रूप से चर्चा करते हैं सकारात्मक कानून की, लेकिन स्पष्टता उनकी किताब थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1863। उसमें स्पष्टता के साथ देते हैं और उन्हें सकारात्मक कानून या कानूनी प्रस्तुतता का जनक भी कहते हैं। उन्होंने विश्लेषण कैसे किया, उन्होंने बताया कि संप्रभु एक जीता जागता इंसान होना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावतः करने चाहिए, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से करने चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं वो किसी के आज्ञा पालन करने का आदि नहीं होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं ऐसा समाज स्वतंत्र है और ऐसा व्यक्ति संप्रभु है। फिर कहते हैं संप्रभु का आदेशी कानून है। संप्रभु का आदेशी कानून मूल कथन ऑस्टिन का ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑस्टिन पहले ऐसे विचारक हैं जो लोकतंत्र के संदर्भ में कानूनी प्रस्तुतता की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद जर्मी बेंथम भी ऑस्टिन से प्रभावित थे, लेकिन वो सीमित प्रभुसत्ता की बात कर देते हैं क्योंकि राज्य पर कहीं ना कहीं अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम नीति की पालन करने का प्रतिबंध लगा देते हैं। उसके बाद हेंस केल्सन आते हैं। हेंस केल्सन बेसिकली ऐसे विधि शास्त्री हैं, उन्होंने बेसिकली प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किताब लिखी थी 1934 में और गुड नॉर्म्स की अवधारणा दी थी और कहा था कि आज संवैधानिक कानून के साथ साथ प्राकृतिक और ईश्वरीय कानून मिलजुल गए हैं, हमें इनको अलग करना होगा और हमें सकारात्मक कानून की शुद्धता का अध्ययन करना होगा। तो ये बेसिकली किसने कहा था, हेंस केल्सन ने। फिर हेंस केल्सन से प्रभावित होकर HLA हर्ट आते हैं, जो बेसिकली क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वही बात कहीं ना कहीं हेंस केल्सन वाली दोहराते हैं और उनकी गुड्स नॉर्म्स की अवधारणा से प्रभावित थे। तो उससे प्रभावित होकर कहते हैं कि संवैधानिक कानून को प्राकृतिक नैतिक नियमों से अलग करना चाहिए और हमें केवल सकारात्मक कानून से मतलब रखना चाहिए। अगला जोसेफ रेज हैं, तो वो इजरायली हैं, वो भी हर्ट से प्रभावित होकर सकारात्मक कानून की अवधारणा देते हैं। तो मित्रों, हमने इस वीडियो में पूरा जो कानूनी प्रभुसत्ता के विचारक थे, विद्वान थे, उनकी चर्चा की थी। उससे पहली वाली वीडियो पर हमने बहुत जीन बोंदा और होब्स पर चर्चा की थी। अब अगली वीडियो में हम राजनीतिक प्रभुसत्ता और लोकप्रिय प्रभुसत्ता की चर्चा करेंगे, जो एकलवादी सिद्धांत की 2 अन्य शाखाएं। तो इसी के साथ हम आपसे आज विदाई चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।